अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और कुछ अच्छी खबरों से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे जी, कोविड जो है वो बहुत ही बुरी तरह रैम्पेंटली और बहुत क्विकली फैलना शुरू हो गया है। आज सुबह के जब हम पॉजिटिविटी रेट्स देख रहे थे और डिफरेंट शहरों में जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हम बात भी करते रहते हैं, थिंग्स आर लुकिंग स्लाइटली ब्लीक। स्पेशली आज हम सवात का ही स्पेशली सवात, पेशावर एंड लाहौर, यहाँ पर ऑलमोस्ट गुज़श्ता 3-4 दिन से 20% से अबव पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। सबसे पहले 28 अगर मार्च की बात कर लें तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा पेशावर में पॉजिटिविटी रेट था, फिर लाहौर, फिर सवात और फिर बाकी मुल्क के दीगर शहर, गुजरात, गुजरावाला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। गुज़श्ता 24 घंटों में 100 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि 46, 40, 50 का फिगर होता था, लेकिन एकदम से ये ट्रिपल फिगर में नंबर चला जाना भी अलार्मिंग है। 24 घंटों में ऐसा लगता है क्या कुछ हो गया बाय द वे। कल एक्चुअली हर बार जब हम बात करते हैं तो 24 घंटों में अगर हम आपको पॉजिटिविटी फिगर भी बता रहे हो, नंबर ऑफ अमवात भी बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, लिटरली 24 आवर्स में बात चेंज हो जाती है। जैसे अभी बताया जा रहा है कि 84% सवात की अगर हम बात कर लें, 84% ऑक्यूपेंसी है ऑफ बेड्स विद ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि ये वो बीमारी है जिसमें एकदम आपका सैचुरेशन लेवल जो है ऑक्सीजन का वो भी कम हो जाता है और फिर आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। तो आप जरा जरूरत देखें। अच्छा, और उसके बाद जब हम ये फिगर्स देखें और ये भी देखें कि हॉस्पिटल का जो जेनेटर स्टाफ है, अभी तक उनकी वैक्सीनेशन का बाय द वे कोई इंतजाम नहीं है, जो सफाई सुथराई वगैरह करते हैं ना। I thought कि anybody who is associated with the hospitals, anybody, स्टाफ का पैरामेडिक्स वगैरह का आई गेस अभी चल रहा है सिलसिला, लेकिन जेनेटर स्टाफ भी मुतासर हो रहा है। मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है उनकी वैक्सीनेशन का सच इंतजाम नहीं है, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स ने आउटसोर्स भी किया होता है ये। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम वो वीडियोस देखते हैं जो सर्फेस पे आती हैं, जब लोग आउट ऑफ टर्न जाकर अपने घर टीम्स बुलवा कर पूरे खानदानों को वैक्सीनेट करवाते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, क्योंकि वो वसाइल रखते हैं। वसाइल भी क्या रखते हैं, बहुत से लोग वसाइल रखते हैं, असर और रसूख है उनका। और अब तो खैर आपने सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखनी होंगी, खासतौर पे कल परसों से एक जो वायरल हुई है, पूरी बड़ी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली पूरी ये वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, उसके बाद विक्ट्री साइंस दे रहे हैं, मतलब उसके बाद थम्स अप चल रहा है। कितनी खुशी है आउट ऑफ टर्न लगवाने की। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये 2-3 आपको एक्सपोजर मिल रहा है। वी नो सो मेनी अदर पीपल जिन्होंने आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेशन करवाई है, और माशाल्लाह इनकी अक्ल की तो दाद देनी चाहिए कि एक ब्लेटेंट वायलेशन कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, उसके बाद वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे आई गॉट वैक्सीनेटेड के फिल्टर्स के साथ अपलोड कर रहे हैं, और पूरे खानदान ड्राइंग रूम में बैठे हैं और उनको होम सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। जबकि कितने लोग ऐसे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां इस मुल्क में बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है टीचर्स की वैक्सीनेशन का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन इन लोगों के घर जाकर वैक्सीनेशन इन्हें पहुंचाई जा रही है। यू नो एग्जैक्टली हु वी आर टॉकिंग अबाउट। और हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा कर रहे हैं कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। जब चीज़ें मंजर आम पर आ ही गई हैं, सरफेस कर गई हैं, अब आपको नज़र आ गया है कि किसने ये किया और किसने नहीं, तो आप प्रॉपर इंक्वायरी करें और बाकी आवाम को बताएं कि सारे जो लाखों करोड़ों लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, वो क्यों इंतजार में बैठे हुए हैं जब बाकी आउट ऑफ एक्शन भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हम नए पाकिस्तान में हैं और हम बगैर किसी VIP कल्चर की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन यहाँ पर ब्लेटेंट अब से नहीं कब से वायलेशंस हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए लगवाई है वैक्सीन, क्योंकि आई डाउट कि अभी ये सिस्टम में इंदराज करा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिस्टम तो हर लम्हे पे वो कोड मांग रहा है जो आपका 1166 पे जाके जनरेट, क्योंकि मैंने अपनी वालदा की लगवाई तो मैंने वो सारा सिस्टम देखा, क्योंकि वो 1166 पे जो कोड जनरेट होता है 2-3 दफा वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है, तभी आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आते हैं। तो ये लोग तो रिकॉर्ड में भी नहीं आ रहे हैं। ये हम बस आपके सामने बात लाना चाहते थे, द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग वायलेटेड। फॉर प्रेसिडेंट अलवी और वजीर दिफा परवेज खटक साहब और जितने भी और लोग इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर हैं, आई होप एवरीबॉडी गेट्स वेल सून। लेकिन उस दिन मुझे जो था ना डाउट हो रहा था, आपको ये हो रहा था ना कि मैंने आपको देख के भी कहा था कि व्हाई इज ही जस्ट कैरिंग द मास्क। बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत सी चीजें करनी है।
24 घंटों में एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी आई और अब से ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले तक हमें लग रहा था कि हफीज़ शेख साहब को वज़ीर आज़म ने बुला कर कहा था कि आप काम जारी रखें, हमें आप पर और आपकी पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद है। उसके बाद अचानक से क्या होता है। और उस वक्त भी हमने कहा था जब ये हार गए थे अपनी सेनेट की सीट, तो तब भी हमने कहा था कि दिस इज़ द राइट टाइम कि इनको शायद छोड़ देना चाहिए। खैर एनीवे जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख की कल अचानक छुट्टी कर दी और उनकी जगह हमाद अज़हर को वफाकी वज़ीर ख़जाना का कलमदान जो है उस दे दिया गया। हमाद अज़हर वज़ीर आज़म की माशी टीम का हिस्सा हैं और 2 मरतबा बजट पेश कर चुके हैं। अब्दुल हफीज़ शेख को हटाने की मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं आइन के तहत हफीज़ शेख को 6 माह के अंदर कौमी असम्बली या सेनेट से मुंतखब होना था, जिसमें उन्हें नाकामी हुई और उनकी वजारत की मुद्दत 9 जून तक थी। लेकिन सीनियर रहनुमा PTI शिबली फराज ने हफीज़ शेख को हटाने की वजह महंगाई को करार दिया है। नताइज प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे थे कि वो इकोनॉमी में और जो स्पेशली महंगाई है उस वो जो है तो एक खास मकसद था जिसकी वजह से ये तब्दीली करनी पड़ी। आई वंडर इससे पहले तो हुकूमती वज़रा हमें ये नहीं कहते हुए नज़र आते थे कि ये महंगाई का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और माशी आशारियाँ हमारे इतने मुस्बत हैं कि मतलब है कि पॉजिटिविटी इंतहा को पहुंची हुई है उनमें। सही कह रहे हैं। अच्छा जी, हालांकि इस बात को अभी 1 माह भी नहीं गुजरा जब हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हफीज़ शेख को यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में कामयाब कराने के लिए भरपूर लॉबिंग कर रही थी और उस वक्त इसे बका का मसला बनाया हुआ था। तो उस वक्त वो नहीं थे कसूरवार महंगाई के। अल्लाह ताला ये मईशत भी ठीक होगी और हफीज़ शेख जीतेंगे और सेनेट से इलेक्शन जीतने के बाद इंशाअल्लाह वो बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क को आगे लेके जा सकें। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की सीट हफीज़ शेख साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह। बिलावल भुट्टो ने हफीज़ शेख की काबीना से छुट्टी को PDM की फतह करार दिया है और सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी से शिकस्त के बाद अपोजिशन ने हफीज़ शेख से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था, लेकिन 6 मार्च को वज़ीर आज़म ने हफीज़ शेख से मुलाकात की और एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की थी। और अब हफीज़ शेख की छुट्टी की वजूहात बताई जा रही हैं, उन पर यकीन करना ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होगा और यही बात इस वक्त हम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ काबीना में रद्दो बदल का फैसला कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक शिबली फराज को पेट्रोलियम, फवाद चौधरी को इतलात या दाखिला बनाने का इम्कान है। अ लॉट ऑफ चेंजेस वी कैन एक्सपेक्ट दिस मॉर्निंग। जबकि खुसरो बख्तियार, शहरियार आफरीदी और उमर अयूब से वजारत वापस लेने पर भी मुशावरत की गई है। तवक्को है कि काबीना में तब्दीलियों का ऐलान आज कर दिया जाएगा और बाय द वे 2.5-3 साल में ये दूसरे वज़ीर ख़जाना हैं जिनको तब्दील किया गया है और इसी तीसरे हैं जी। और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर मियाँ आमिर डोगर साहब। आई वंडर कि हम कौन सी बात पे यकीन किया करें, पहले जो बताया जाता है किसी शख्स के या पॉलिसियों के हवाले से या बाद में जो तोजी दी जाती है। सर बताइएगा, हफीज़ शेख को जैसे ही वज़ारत ख़जाना से फ़ारिग किया गया, शिबली फराज साहब ने देर नहीं की कि महंगाई का मलबा उन पर डाल दिया। क्या हुकूमत में शामिल दीगर अफराद को भी हफीज़ शेख से मुताल्लिक यही तहफ़्फ़ुज़ात थे या IMF प्रोग्राम और IMF से किए गए वादे और दीगर वजूहात इसकी सबब बने? ऐसी कोई वजह नहीं कि बाकी मेंबरान को भी हफीज़ शेख साहब से कोई एतराज़ात थे। मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि हफीज़ शेख साहब ने बहुत अच्छा काम किया और जिन हालात में उनको पाकिस्तान की मईशत मिली उसको आगे बढ़ाने में, तरक्की में और स्पेशली IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ जो उन्होंने डायलॉग किए और अपना एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को बहुत बेहतर पोजीशन में लेकर आए। और कोविड के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल थी और उसके अंदर जो वर्ल्ड के साथ, डोनर्स के साथ हफीज़ शेख साहब के डायलॉग हुए, तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो सेगमेंट तो उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। लेकिन एक बड़ा चैलेंज था, जाहिर है इसका मलबा तो नहीं आप मैं कहूँगा ज़िम्मेदारी बाहर का वज़ीर ख़जाना पे जाती है कि वो नाकाम इस हवाले से ज़रूर रहे कि मुल्क में जो महंगाई का सैलाब था वो कम ना हुआ, वो ना थमा। बावजूद इसके कि आज मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही है और इंडस्ट्री भी चल रही है और नई इंडस्ट्री भी लग रही है
और रुपया भी हमारा मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज की भी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा आमिर डोगर साहब, आपने भी एक ही सेंटेंस में पहले उनकी तारीफ भी कर दी कि अच्छा काम किया, और फिर आपने भी मलबा या जिम्मेदारी जिस तरह आप कह रहे हैं उन्हीं पे डाल दी महंगाई। लेकिन महंगाई जो है वो अचानक तो पैदा नहीं हुई, जाहिर है कि अकेले हफीज शेख इसके जिम्मेदार होंगे भी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर क्या ये इम्कान है कि वज़ीर आज़म आवाम पर होने वाले इस जुल्म का हिसाब एक एक शख्स से लेंगे और महंगाई के सब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? आपको लगता है ऐसा होगा, ये बस एक हफीज शेख? मैं जैसे तफसील से बात कर चुका हूँ कि वज़ीर आज़म तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ बिल्कुल वो कार्रवाई कर रहे हैं। आजकल आपने देखा कि शुगर माफिया के ख़िलाफ़ FIA बड़े बड़े इकदाम कर रही है, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ पंजाब में और बाकी सूबों में भी क्रैक डाउन हो रहा है। तो ये पूरी सोसाइटी है जो इस सारे मुनाफे में मिली हुई है। बदकिस्मत ये कि हम मन हैसल कौम, हमारे हाथ में जो जो चीज़ भी आती है हम ये समझते हैं कि कोई कसर बाकी ना रखे मुनाफा कमाने में और चूना लगाने में और अपनी दौलत को मल्टीप्लाई करने में। ये पूरी कौम का एक अलमिया है। एक रेडी फरोश भी है, वो भी सुबह जब सब्ज़ी लगाता है और फ्रूट वाला, तो वो भी अपनी मर्ज़ी के रेट लगाता है। लेकिन ये कंट्रोल करना काम है ज़िलाई हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का, प्राइस कंट्रोल कमेटियों का, जो काम तो कर रही हैं लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। और ज़रूरत इस बात की है, मैं आपको वज़ीर आज़म साहब का बताऊं कि वो दिन रात कोशां हैं, पुरअज़्म हैं। हर वक्त उनके दिल में, दिमाग में और गुफ्तगू में सिर्फ यही बात होती है कि किस तरह मैंने पाकिस्तान के अवाम को, गरीब लोगों को रिलीफ देना है और गुर्बत का ख़ात्मा करना है। अच्छा जी, वज़ीर आज़म आई गेस वाकई शदीद परेशान हैं। अब बता दीजिए डोगर साहब कि काबीना में और भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो क्या वो भी वज़ीर आज़म की परेशानी की वजह से हैं? क्या फवाद चौधरी साहब को इत्तलात का कलमदान वापस दिया जा रहा है? वोडा साहब की भी वापसी हो रही है, और क्या MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी अहम ओहदे दिए जाने का इम्कान है? जी, मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉलिटिकल एडवाइज़र हूँ, कि एक मिनिस्टर फैसलाबाद से आएंगे, एक मिनिस्टर बलोचिस्तान से आएंगे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मिनिस्टर हैं और वो सेनेटर भी हो सकते हैं, और कुछ वजारतों में भी चेंज आएगा, और कुछ वजारतों को 2 हिस्सों में भी तकसीम किया गया है। तो अब इसका फ़ैसला तो वज़ीर आज़म साहब ही ऐलान के ज़रिए करेंगे, कोई उन्हीं का अख्तियार है। तो अलाइज़ की भी वजारतें हैं, कुछ वजारतों में रीशफलिंग भी होंगी, और हो सकता है कि कुछ वज़ीर साहबान कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको शायद वजारत से हाथ भी धोना पड़े। चलें जी डोगर साहब, थैंक यू सो मच। आपने तो हमें बहुत सी तब्दीलियों का बता दिया कि होने वाली हैं, बट आई वंडर कि जो तो हमें देख रहे हैं उनको कितनी लॉजिकल लगती है ये बात कि वज़ीर आज़म साहब ने हफीज़ शेख को महंगाई की वजह से हटाया। बाय द वे, अब तक अगर परसेंटेज का हिसाब लगाया जाए ना, 2-2.5 साल में बिजली और गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, तो ही आपके ज़रा होश उड़ जाएंगे पढ़ के और सुनकर। और इतने लाइक माइंडेड लोग जब सर जोड़ के बैठे हों कि महंगाई को किस तरह कम किया जाए, और सारे के सारे फेल हो रहे हों, तो फिर भी सोचता है इंसान कि मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि अभी तक जो महीनों से चीज़ ऊपर चली जा रही है कोई उसको नीचे नहीं ला सका। एनीवे, सोचिए इस बारे में ना मुराद सईद साहब को दावत देनी चाहिए थी, वो 200 अरब डॉलर जो उन्होंने वापस। कंफ्यूजन है लोगों को क्या फैसले किए गए हैं, पर्टिकुलरली पंजाब में। तो हम आपको बता देते हैं, मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत में इजाफा हुआ है, और कोरोना वायरस से इस वक्त सबसे ज़्यादा पंजाब मुतासर है। 100 डेथ्स अगर 24 घंटों में हुई तो 70 इनफैक्ट 73 जो है वो पंजाब से रिकॉर्ड की गई थी, और पंजाब में भी लाहौर की सूरत हाल बहरानी कैफियत एक्चुअली इख्तियार कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब ने 1 अप्रैल से शादी समेत हर किस्म की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान किया है। डाइनिंग भी बंद है, इंडोर आउटडोर सब तरह की। लेकिन साथ साथ ही उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है, और ऐसा क्यों किया है ये भी सुन रहे हैं। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, मैरिज हॉल बंद होंगे, इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फ़ैसला किया गया है। इस मरहला पर कोरोना को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सन्नतें और कारोबार बंद करने के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते और बंदिशों के हक़ में भी नहीं हैं।
अच्छा जी, बहुत सी बातें होगी लेकिन वी स्टिल नीड सम क्लैरिटी। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेते हैं कि पंजाब हुकूमत का फैसला है कि जिन अजला में कोरोना केसेस की शरह 12% 12% से ज़्यादा है वहाँ लॉकडाउन होगा। तो अब ये लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा, इसको क्या किस तरह आप डिफ़ाइन करेंगी? तमाम तर हफाजती तदाबीर के बावजूद अब तक कोरोना का जो रैपिड स्प्रेड है उसको रोकने में हम नाकाम रहे हैं। अब इसके लिए जो तरजीहात तय की गई, जिनको आप स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए पहले मरहले पे हमने कोशिश की कि इस पे काबू पाएँ, जब उसमें नाकामी हुई तो इसका स्केल अप किया गया है। स्केल अप में हमने ये किया है कि कम से कम जो वहाँ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, जो उन शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है जा रही है या आ रही है, वहाँ कंप्लीट जो है उसको बंद किया जाए। जो शादियाँ हैं वो ओवरऑल पंजाब भर में वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और स्पेशली ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ 1 अप्रैल से हमने कम्प्लीटली उस पर पाबंदी लगा दी है। इंडोर आउटडोर हर तरह की जो शादी ब्याह की तकरीबात हैं वो बंद हो जाएंगी। इसमें आवाम को कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जहाँ पे पूरे पंजाब का एक नकलो हमल और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म एक ज़िले का दूसरे ज़िले से चलता है, उसको हम इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा कहीं हलल नहीं डाल रहे। डॉक्टर साहब, कोरोना की तीसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने के बाद ज़रूरी तो ये भी था कि जो पाबंदियाँ जैसे इक़दाम करने हैं वो फौरी कर लेते। अब आपने क्या करना था? शादियाँ बंद करने में 3-4 दिन और लग गए हमें। अब इतना तहम्मुल दिखाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? हम हर चीज़ में ग्रेस पीरियड दे देते हैं कि जनाब 5 दिन बाद 6 दिन बाद ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए, इसमें चूँकि हमारी कुछ सोशो कल्चर रिलीजियस नाम्स हैं, लोग जो हैं हमारे उन्होंने तारीखें तय की हुई हैं, और उन तारीखों के अंदर जो है हम उन्हें 1-2 दिन का गैप देना चाहते थे ताकि वो फिल फॉर जो डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें तो हम ऑलरेडी कुछ मेजर्स ले रहे हैं, वहाँ पे जहाँ हम SOPs को इंश्योर कर रहे हैं वहाँ 1 अप्रैल तक हमने ये स्पेस छोड़ी है कि ताकि जिन फैमिलीज़ ने अफराद ने शादियों के डेट्स फिक्स कर चुके हैं और वो इमीडिएटली उनको ये टाइम मिल जाए कि वो अपने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत का ये हतमी फैसला है कि मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ये नहीं करेंगे, तो दे हैव वेरी कैटेगोरिकली सेड दैट। लेकिन अब तक ये साफ नज़र आ रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह से काम नहीं बन रहा, क्योंकि जब भी हमने पिछले थोड़े से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इट वर्क्स फॉर अ वाइल बट नॉट रियली। तो आवाम को आप मजबूर नहीं कर पा रहे कि वो अपनी आमदोरफ्त महदूद करें, तो क्या ये हुकूमती पॉलिसी की नाकामी नहीं है? बिकॉज आप कन्विंस नहीं कर सके उन्हें को कि ये बहुत ही जो है ये तीसरी लहर जो है और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है, अब तो SOPs फॉलो करें। 11 अप्रैल तक हमने ये अपनी तमाम रिकमेंडेशंस और ऑर्डर्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं। 11 के बाद हम दोबारा बैठेंगे और एक तो हम बीमारी का फैलाव का जायज़ा लेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि हमारे इन फैसलों पे किस हद तक अमल दरामद हुआ है और ये फ़ैसले किस तरह से अवामी मफाद में रिफ़्लेक्ट हुए हैं। जहाँ हमें ज़रूरत महसूस हुई वहाँ हम इसको फर्दर जो है आगे लेके चलेंगे, और 7 अप्रैल को फिर दोबारा से हमारी एक और सिटिंग होगी जिसमें हम इन तमाम फ़ैसलों के साथ जुड़े जो मुहरकात हैं, जो उसके इम्पैक्ट्स हैं और जो निचली सतह पे आवाम को मुश्किलात और मसाइल हैं, उसको भी हम बारीक बीनी से देखेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं
कि आवाम को तकलीफ हो, आवाम को परेशानी हो। आवाम को तकलीफ सर्टनली नहीं होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ तो ज़ाहिर है कोरोना वायरस भी पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। और पहली लहर थिंग कॉल्ड टफ लव, आवाम को विच वी आर आल्सो इंक्लूडेड इन आवाम, तकलीफ तो होगी, लेकिन अब टाइम्स देखें ना कि हो क्या रहा है। और आपको बताएं कराची और अंदरून सिंध समेत पूरे मुल्क में कुत्ते के काटने के वाक़यात जो हैं वो आए रोज़ रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और एंटी रेबीज़ वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के सबब कई लोग जान से भी हाथ धो बैठे हैं। और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत ने निस्बतन आसान रास्ते का इंतखाब किया है और रवायती तरीके से कुत्ता मार मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और आपको पता ही है कि जनरली हाउ अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज एंड हाउ द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट इट। देखिए, ये हल नहीं है, और ये हल क्यों नहीं है ये हम जानेंगे। डॉक्टर वजिया जावेद पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर वजिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहबा, ये हल क्यों नहीं है? एज एन जाहिर है कि एक तो इनह्यूमन तो है ही नहीं, किसी इस तरह इंसान जानदार को मारना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट ये समझ रही है कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? जी, आपके सामने है एज यू कैन सी कि पिछले 30-35 साल से हम डॉग कलिंग पे ही काम कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने और किसी चीज़ की तरफ देखा नहीं। तो आप खुद देख सकते हैं कि हैज़ इट हेल्प्ड? इट हैज़ नॉट, सिंपली बिकॉज इट्स एन अननेचुरल वे। आप एक डॉग को मारेंगे, उसके 1 लीटर के अंदर पाकिस्तान के डॉग्स प्रोड्यूस करते हैं तकरीबन 15 से 18 पपीज़, एंड इन 1 ईयर एक फ़ीमेल डॉग जो होती है वो 3 लीटर्स ऐसे प्रोड्यूस करती है। आप एक को मार लेंगे, आप 5 को मार लेंगे, एंड देन बाय द टाइम दे रीच 5 or 6 months they reach sexual maturity and they start mating. So that's not a solution, because अगर मैं आपको WHO के प्रिंसिपल्स बताऊँ एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान के अलावा टर्की को देख लें, श्रीलंका को देख लें, इंडिया को देख लें, मेक्सिको को देख लें, हमारी तरह के सोशल डेमोग्राफिक उनके फीचर्स हैं। दे हैव ऑल्सो मूव टू अ वे जिसको हम बोलते हैं TNR, ट्रैप, न्यूटर, रिटर्न। दिस बेसिकली मीन्स कि आप डॉग को न्यूटर कर देते हैं या आप डॉग की प्रोड्यूस करने की सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं या स्टेरिलाइज कर देते हैं। दिस इज़ बोथ फॉर मेल एज वेल एज फीमेल डॉग्स। सो वी फ्रॉम रेबीज़ फ्री पाकिस्तान, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडस हॉस्पिटल और गेट्स फार्मा का, हमने तकरीबन 30,000 के करीब डॉग्स को इस तरीके से न्यूटर किया है स्ट्रीट्स में, एंड देन वी रिलीज देम बैक। ये सिर्फ कराची में किया आपने? ये स्टार्ट कराची में हुआ है, बट देन इट विल बी अक्रॉस सिंध एंड वी आर ट्राइंग। कि अगर 30,000 कराची में न्यूटर हो गए तो लाखों में होंगे फिर। इस वक्त एस्टिमेशन के मुताबिक सिंध में तकरीबन 25 लाख के करीब डॉग्स हैं, एंड द ओनली वे टू स्टॉप दैट साइकिल इज़ अगर आप उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल को स्टॉप करेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम हम ये सुनते रहते हैं डॉग की बाइट से रेबीज़ होता है, डॉग के काटने से ये होता है, और हम इंतज़ार करते हैं कि डॉग काटे और फिर हम भागे भागे हॉस्पिटल जाएं और वहाँ जाके वैक्सीनेशन लगवाएं इंसान को। तो लेट मी टेल यू द ओनली वे रेबीज़ को रोकना, एंड अगेन ये एक इनिशिएटिव है 0 by 30, जिसका मतलब 2030 तक WHO ने कुछ कंट्रीज़ के साथ साइन किया कि वो रेबीज़ को ख़त्म करेंगी। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरीज। सो इसमें क्या होता है कि आप डॉग को वैक्सीनेट कर देते हैं रेबीज़ के ख़िलाफ़, और अगर 70% ऐसे डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो उनमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, विच मीन्स के तकरीबन सारे डॉग्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, अगर आप 70% को वैक्सीनेट करेंगे तो रेबीज़ ख़त्म हो जाएगा। जब आप रेबीज़ की उनको वैक्सीनेशन कर देते हैं तो खुदा ना खास्ता डॉग बाइट हो भी तो इंसान ख़तरे में नहीं है। अच्छा। एंड रेबीज़ इज़ 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, जिसका मतलब है कि अगर उस कुत्ते को वैक्सीन लगी होगी तो आपको रेबीज़ नहीं होगा। नहीं। अच्छा, तो ये वही वैक्सीनेशन है, जस्ट फॉर द क्लैरिटी, लोग देख रहे हैं जो अब जो आपके हाउस पेट्स होते हैं जो उनमें आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं, क्योंकि घर में जो होता है उसको तो आप बड़ा केयर कर रहे होते हैं, सब कुछ करवा रहे होते हैं, तो ये वो वाली वैक्सीनेशन है जो कि आप कह रही हैं स्ट्रे डॉग्स को अगर एक लेवल पे लगा दी जाए तो वो रेबीज़ वाला मामला जो है खत्म हो जाएगा। तो वी हैव फंड्स फॉर दैट, हमें डोनेशंस भी हुई हैं, आर वी ऑन आवर वे टू डूइंग दैट? अच्छा जी, इस पे ये है कि हम तो एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव हैं, बट वी हैव बीन ट्राइंग टू वर्क विद द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के साथ, कि वो इस तरीके को अपनाएं और इसको रेप्लिकेट करें। और उनके यहाँ एक PC1 अप्रूव हुआ था ऑफ अराउंड 930 मिलियन PKR। ये अराउंड 2 साल पहले अप्रूव किया गया। 930 million is a lot of money. That is a lot of money, and that was for across Sindh 29 districts। कि उस पे लोकल गवर्नमेंट ने यही काम करना था कि वो डॉग्स को वैक्सीनेट करेंगे और न्यूटर करेंगे, लेकिन 2 साल हो गए हैं, वो इन प्लेस इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा, बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ। मतलब जी वो शुरू नहीं हुआ अभी, तो उसकी प्रिक्योरमेंट्स भी आई थिंक अनाउंस नहीं की गई, और उस वजह से फिर इशू ये हो रहा है कि डॉग की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। अभी एक सक्खर कोर्ट का ऑर्डर आया, विच इज़ अगेन अ वेरी वियर्ड किस्म का ऑर्डर, के जिस जगह पे डॉग बाइट होगी उस जगह के MPA को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
सो इस तरह ज़ाहिरी बात है बहुत फियर आ गया है इन द पॉलिटिकल पार्टीज, इन द रूलिंग। फिर एमपीए कुत्तों को मारने की मुहिम पे निकल पड़े देते हैं क्योंकि वो एक शॉर्ट कम आउटकम देखते हैं। तो दिस इज़ नॉट द आउटकम, बिकॉज अगर आप चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त डॉग की आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, मारने से कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जितने मार लेंगे मजीद उससे ज़्यादा वहाँ पे आके खड़े। और ये दिस विल गिव राइज टू अ लॉट मोर प्रॉब्लम्स, जिस तरह के हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि अगर आप कुत्ते मार दें सारे, लेट्स सपोज, तो बाकी कितनी आबादी है, जैसे 600 बीमारियां और निकल आएंगी, चूहे बढ़ जाएंगे, मतलब कितना इकोसिस्टम इंबैलेंस हो जाएगा। देखिए अल्लाह ताला ने एक इकोसिस्टम इसीलिए बनाया है कि डॉग जो है वो रैट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, और इस वक्त अगर हम डॉग्स को मारना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे तादाद में, तो चूहे निकलना शुरू हो जाएंगे। चूहे कॉज अ लॉट ऑफ अदर बीमारियां, प्लेग के, मतलब पैंडेमिक। चलें जी, डॉक्टर वजिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये इनिशिएटिव है जी गेट्स फार्मा और इंडस हॉस्पिटल का, रेबीज फ्री पाकिस्तान। आई होप कि जो गवर्नमेंट है वो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और बड़े तरीकों से हम ये पहले भी बता चुके हैं कि कलिंग यानी कुत्तों को मार देना इज नॉट द सॉल्यूशन, और ये बात बड़ी अच्छी तरह डॉक्टर साहिबा ने हमें वैसे समझा दी। लेकिन दे विल कीप रिप्रोड्यूसिंग, कब तक मारते रहेंगे? तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर ह्यूमन वे। अगर आप नहीं कर पाते तो ऐसे लोगों का साथ दें, ऐसे लोगों की मदद करें, तो इस काम में आपको जरा कामयाबी मिल जाएगी। कि हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं, जब ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही थी, और हम ये कह रहे थे कि अगर किसी बात पे बात होनी चाहिए इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने खित्ते में वैक्सीनेशन को लेकर किस कदर सुस्त रवि से आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली उस बात पे बात करें ना जो कि आवाम को टच करती है, तो मुल्क को जी जहां एक तरफ कोरोना वायरस की तीसरी संगीन लहर का सामना है, वहीं वैक्सीन की शदीद कमी जैसे मसले ने भी सर उठा लिया है। उठा क्या लिया है, ये तो लग रहा था कि ये बात आने वाली है। तो अब तक वैक्सीनेशन का अमल चीन के अतिया पर ही चल रहा है। जितना चाइना ने डोनेट किया है, वी आर रिलाइंग ऑन दैट। और उधर कोवैक्स ने वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की तरसील में फिर ताख़ीर कर दी है, जिसके बायस पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मिलने में मज़ीद देर हो गई है। और हुकूमत ने वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए $150 मिलियन की रकम रखी है, लेकिन अब तक बड़े पैमाने पर खरीदी नहीं गई, खरीद नहीं पाए रादर। और हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को कोरोना वैक्सीनेशन की ख़रीदारी की इजाज़त दे रखी है, ताहम यहाँ कीमत का तनाज़े तय नहीं हो रहा। और सुनने में यही आ रहा है दैट इट इज़ नॉट ओनली वेरी एक्सपेंसिव, बल्कि दे वांट कि इससे ज़्यादा महंगी जी। एग्जैक्टली। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने हुकूमत की हिकमत अमली पर शदीद तनकीद भी की। सुनिए क्या कहा गया। नाजुक मोड़ पे जहां आप कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन आप इंपोर्ट नहीं कर पाए हैं, जहां आप कह रहे हैं चाइना से बार बार आप मांग रहे हैं कि आप हमें 1 मिलियन 1.5 मिलियन और दे दें, ये तो चाइना और की इस वक्त मेहरबानी है कि हम जो 70 से ऊपर और 60 से ऊपर लोग हैं, हमारी पहली वैक्सीनेशन हो चुकी है, नहीं तो पाकिस्तान के पास कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है। जनाब, ऐसी ही सूरत हाल है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान की 24 मार्च की ट्वीट के मुताबिक हुकूमत ने साइनोफार्म की 10 लाख और कंसाइनोबायो की 60,000 डोजेस के लिए चीन को ऑर्डर दे दिया था, जिसका अब तक कुछ पता नहीं है। इस अहम अवामी इशू पर हुकूमत के साथ अपोजिशन की खामोशी भी हैरान कुन है और अफसोसनाक भी है। अपोजिशन को सर्टनली इस इशू पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंसानी मसला, ये अलमिया बन सकता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इवन इन आवर रीजन हम लोग कुछ भी नहीं कर सके अब तक। सिर्फ टोटल 7 लाख 7.5 लाख लोगों को वैक्सीन तौर पे अगर ऑपोजिशन कहे ना कि हम आवाम की आवाज़ हैं, तो फिर आवाम की आवाज़ कुछ और मांग रही है और आप लोग इसका जिक्र नहीं कर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, एक सियासतदान ख्वाह वो ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में, उसका काम है आवाम की तर्जुमानी करना, जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तो हालिया दिनों में आवाम के लिए सबसे बड़े सवाल कोरोना से मुतालिक खड़े हो रहे हैं और ऑपोजिशन जो है उन पर बात नहीं कर रही। तो ये रवैया कैसे ठीक है, किस तरह जस्टिफाई करेंगे, इस बात पे बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन ने हुकूमत का इस पर काफ़ी अकाउंटेबिलिटी की है और ऑपोजिशन मुसलसल हुकूमत से मुतालबा करती रही है कि वो कोरोना के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करे। सबसे पहले हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बर वक्त कोरोना की वैक्सीन का बंदोबस्त करे, लेकिन हुकूमत ने हमारी तमाम कॉल्स को नज़रअंदाज किया। और जब वक्त था कि दुनिया में अभी कोरोना वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू हुई थी और दुनिया के ममालिक में अभी ऑर्डर्स नहीं इतने प्लेस हो रहे थे, पाकिस्तान
4-5 करोड़ वैक्सीन प्रोक्योर कर सकता था। पर हमारी हुकूमत ने बजाय वैक्सीन प्रोक्योर करने पे तवज्जो दें, इन्होंने सिर्फ चैरिटी के पीछे भागते रहे कि कोई हमें तोहफा दे दे। नतीजा ये कि आज भी पाकिस्तान में जो वैक्सीन लग रही है उसमें हुकूमत ने $1 की वैक्सीन नहीं खरीदी, बल्कि हमारे दोस्त मुल्क चीन की मेहरबानी है कि उन्होंने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन का अतिया दिया, जिससे हमने अपने डॉक्टर्स को, अपने हेल्थ केयर स्टाफ को और 60 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को वो वैक्सीन फराहम की है। तो इसमें चीन की हुकूमत को क्रेडिट जाता है। हमारी हुकूमत तो अब तक एक वैक्सीन को भी ख़रीद नहीं सकी कहीं से, जबकि आप अगर इंडोनेशिया में देखें, गल्फ़ की स्टेट्स को देखें और कई दूसरे ममालिक, बांग्लादेश, इंडिया, हमारे अपने रीजन के ममालिक, पाकिस्तान इस प्रोक्योरमेंट में सबसे पीछे है। अच्छा एहसन साहब, अपोजिशन वैसे तो इस इशू पर कमी बात कर रही है, लेकिन जब भी बोली है हुकूमत की वैक्सीन के हुसूल की पॉलिसी को गलत करार दिया है, तो आप लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव प्लान है तो सामने ले आएं कि जनाब इस तरह से चलें। इस मामले पर तो सियासत नहीं करनी चाहिए किसी को भी। पंजाब और केपी के वो इलाके जहां पर बरतानिया से लोगों का ज़्यादा आना जाना है, इन इलाकों में ये वबा बेकाबू हो गई है। सिंध में निस्बतन कम है, जहां पर लंदन से या बरतानिया से कम लोग आए हैं। तो पहला शर्त थी कि आप इसको कंटेन करते और बाहर से आना रोकते। दूसरी चीज़ ये थी कि आप मुल्क के अंदर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे रीइंफोर्स करते। हमारे हेल्थ केयर के डॉक्टर्स, नर्सेज इसका निशाना बनते रहे। उनको इब्तिदा में प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं दिए गए थे, फिर उनके लिए बर वक्त वैक्सीनेशन का बंदोबस्त नहीं किया गया। तीसरी चीज ये थी कि आप लोगों में प्रिवेंशन लेकर आते। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, अगर आप बाजारों में जाएं, आप दफ्तरों में जाएं, आप ट्रांसपोर्ट पे जाएं, बिजनेस एज यूजुअल है। हुकूमत ने कोई अवेयरनेस नहीं की। जिस मुल्क का वजीर आजम SOPs की परखचे उड़ाए, वहां पे आप एक आम आदमी से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो उन्हें फॉलो करेगा। लिहाजा हुकूमत का फर्ज था कि वो तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स लेती कि जिससे इसका फैलाव रुकता। और चौथी चीज अवेयरनेस है कि एक इफेक्टिव कैंपेन हम चलाते जिसमें हम लोगों को इसकी आगाही देते और खुद उनके अंदर इसके लिए एहतियाती तदाबीर की आमादगी होती। अच्छा एहसन इकबाल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजीज, आप लोग जब PDM के जलसे कर रहे थे तो SOPs की धज्जियां उधर भी उड़ रही थी, तो लिहाजा ऑपोजिशन का भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में कि आप लोगों ने भी भर भर के लोगों को इनवाइट किया अपने जलसों पे, डिसरिगार्डिंग और नॉट गिविंग एज मच इंपॉर्टेंस टू द SOPs एज यू शुड हैव। इनफैक्ट वो जलसे होने ही नहीं चाहिए थे, नोइंग के हालात क्या हैं। तो इस वक्त कोरोना के जो हालात चल रहे हैं, इसमें बड़ी ज़रूरत है कि अवाम में आगाही पैदा की जाए कि SOPs पर अमल कितना ज़रूरी है। तो क्या ऑपोजिशन इस सिलसिले में कुछ कर रही है? जी देखिए, हम तो लोगों को मुसलसल अपील कर रहे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि जिस मुल्क का वजीर आजम कोरोना की SOPs पर अमल नहीं करेगा, आप एक आम आदमी से, एक ट्रक ड्राइवर से, एक बस ऑपरेटर से, एक मजदूर से, एक किसी अनपढ़ इंसान से कैसे तवक्को करेंगे कि वो SOPs को फॉलो करेगा। तो लिहाजा हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के वजीर आजम ये सब SOPs का तो खुद मजाक उड़ाते हैं। इसमें संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। ये नहायत मोहलक और ख़तरनाक बीमारी है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम लोगों से कि मास्क के बगैर खुदा के लिए बाहर ना निकलें, अपने हाथ मुसलसल धोएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, साबुन इस्तेमाल करें, और सबसे ज़रूरी ये है कि फासला रखें, सोशल डिस्टेंस रखें। और बिलखसूस अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, हमें चाहिए कि मजहबी इज्तिमाआत में भी वो तमाम एहतियाती तदाबीर बरूए कार रखें जो मक्का में और मदीना में। थैंक यू एहसन इकबाल साहब। आप लोग भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मीडिया टॉक्स में ज़रा फासला रखा करें, क्योंकि वहाँ भी फासले हमें नज़र नहीं आते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे इस बारे में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से भी हम आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं आ रही है और उस तरह से नहीं लग रही जितनी बड़ी तादाद में इस आबादी वाले मुल्क में लगनी चाहिए। अच्छा, ये भी बात हो गई। और जल्दी से आपको ये भी बता दें कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से भी हमने इसी टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ और बात कर लें। जैसे कि आपको पता है कि डॉलर रेट इस वक्त क्या चल रहा है? हमने कल 155 का कल परसों बताया था कि कम हो गया, तो नाउ इट्स 153. सो दिस इज रियली कमिंग डाउन, व्हिच इज ग्रेट बिकॉज़ ऑब्वियसली दिस मींस आई एम नॉट श्योर कि इफ इट्स ग्रेट, क्योंकि जाहिर है कि जरा इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बताएंगे कि स्टेट बैंक को क्या इंटरवीन करना चाहिए इस पे कि नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि शुरू में आपको पता है ना, हमारी जब ये नई हुकूमत आई तो यही बताया गया था कि डॉलर को आर्टिफिशियली एक जगह पे सस्टेन करके रखा गया है,
जिसकी वजह से हमारा बैकलॉग और मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। तो लेट्स सी कि इस मरतबा क्या कहा जाता है। यानी खुशी भी ना मनाने दो ना बेसिकली, कि थोड़ा सा दिल कुछ बेहतर हो। चलें इस पे हम मजीद बात कर लेंगे, बट वी हैव अ गेस्ट वेटिंग फॉर अस राइट नाउ। आई गेस वी विल हैव टू हैव एन एक्सपर्ट टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन अभी हम जरा बात कर लें कि जो डिजिटल इमरजेंसी की सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, उस पर किस तेज़ी से अमल हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि जब से हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद हुई हैं, वो इलाके या वो घर जिन पे इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब वो सब चूँकि स्कूल कॉलेज ऑनलाइन हो गए हैं, वहाँ पे भी लोगों को इस्तेमाल करना पड़ा है। सो बताइए। बिल्कुल जी, तेज़ी से बदलते वक्त के तकाज़ों के साथ साथ इंटरनेट ना सिर्फ एक बुनियादी ज़रूरत की हैसियत इख्तियार कर चुका है, बल्कि 3G और 4G की सूरत में तेज़ तरीन इंटरनेट के हसूल की दौड़ भी जारी है। और इसमें मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी पेशरफ्त जारी है। और अब जनूबी वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान में तेज़ तरीन 4G सर्विस का आगाज़ हो चुका है, विच इज़ एक्चुअली द बिग न्यूज़। वरना वहाँ इंटरनेट का होना ही बहुत बड़ी चीज़ थी। और आपको पता है कि वहाँ जब यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई और ये स्टूडेंट्स अपने इलाकों में वापस गए, तो एक बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत थी ही नहीं मौजूद। इसी पे बात करने के लिए जाज़ के CEO हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर इब्राहिम साहब। आमिर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। आमिर साहब, बताइएगा कि ये कोविड के बाद आप लोगों को ख्याल आया कि इतने फाफलंग एरियाज़ में जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जो कि सॉर्ट ऑफ डिप्राइव भी हैं, वहाँ पे ये इंटरनेट सर्विस फौरी तौर पर दी जाए, या इससे पहले से इरादा था? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें जी, हम ये जो प्रीवियसली जिसको फाटा एरिया कहते हैं, उसमें जैज़ की काफ़ी प्रेजेंस है। अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी और बाकी कंसिड्रेशंस की वजह से हुकूमत ने हमें इजाज़त नहीं दी थी कि वहाँ हम 4G सर्विसेज लॉन्च कर सकें। जब प्राइम मिनिस्टर ने अपना दौरा किया, आई थिंक अराउंड 20th और 21st ऑफ जनवरी को, तो उन्होंने ऐलान किया कि इस एरिया में भी हमें इंटरनेट फ़राहम करना चाहिए। और जैज़ क्योंकि उनका पहले से ही वहाँ नेटवर्क मौजूद था, हमने विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ ओनली 1 मंथ वहाँ जितनी भी हमारे टावर्स थे उसके ऊपर हमने 4G सर्विसेज लॉन्च की। और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स, सारा का सारा तबका जो था वो एक्सट्रीमली डिप्राइव था बहुत से अरसे से। सो हमारे प्लान्स हमेशा से थे, लेकिन इजाज़त हमें रिसेंटली मिली है। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ फैक्ट्स, अब हम बड़े शहरों में बैठे होते हैं और जब हमें इस किस्म की न्यूज़ मिलती है तो हम भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। जैसे कि आमिर साहब, एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेट तक रसाई और डिजिटलाइजेशन के हवाले से 26 एशियन कंट्रीज़ में से 24th नंबर पे है। तो हम इन अ सेंस काफ़ी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। वेरेज अगर बड़े शहरों में देखा जाए तो जिस तरह हमारे मार्केटिंग देख लें, एड्स देख लें, लगता है कि वी आर सो मोबाइल सेवी, और इंटरनेट तो बिल्कुल ही हम बड़े आसानी से यूज़ कर रहे हैं सारे। जी, आपकी दोनों ऑब्जर्वेशन सही हैं। पहली बात तो ये है कि हम बहुत सारे लोग शहरों के अंदर स्मार्टफोन्स में आपको नज़र आते हैं। आप जिस सर्कल में मूव अराउंड करती होंगी उसमें ज़ाहिरी बात है बहुत सारे आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स स्मार्टफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेट सेवी हैं। लेकिन जब हम पूरे कंट्री को देखते हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये पता चलता है कि बाकी ममालिक जो हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ को फिर हमने कॉइन किया कि जी एक ये डिजिटल इमरजेंसी है, अगर हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो ब्रॉडबैंड एक हमारी कनेक्टिविटी लेयर जो है, फाउंडेशन लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको हमने मजबूत करना है, उसको हमने बेहतर करना है, उसको हमने तेज़ करना है। और उसी रिपोर्ट की जिसकी आप बात कर रही हैं, उसके 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें एक्सेस होती है, अफोर्डेबिलिटी होती है, रेलेवेंट कंटेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम फैक्टर करते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के स्कोर्स दिए थे और उसमें पाकिस्तान की यकीनन एक मायूस कुन परफॉर्मेंस नज़र आती है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो इतना रोबस्ट नहीं है इतनी जगह पे। जिस तरह भी हमने बात की कि वज़ीरिस्तान में सिर्फ पिछली महीने ही इंटरनेट आया, तो अगर हम पूरे पाकिस्तान के 220 मिलियन सिटीज़न्स के बारे में सोचें तो सारी जगहों पे हमें इंटरनेट नहीं मिल रहा, और जिस स्पीड पे मिलना चाहिए वो स्पीड पे। अच्छा आमिर साहब, उसकी एक और बड़ी वजह अफोर्डेबिलिटी भी है हमारे यहाँ। अब आई वंडर कि 4G या 3G की सर्विस सस्ती तो नहीं है। सो क्या आपके डिफरेंट फाफलंग एरियाज़ के हिसाब से, जहाँ पे लोगों का इनकम ब्रैकेट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या डिफरेंट रेट्स हैं? और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इट्स वेरी हैवीली टैक्स्ड और उसका बहुत सारा बोझ कंज्यूमर पर है। मैं सुबह ही अपने कॉलीग से बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि 100 रुपये के कार्ड पे अगर ऑलमोस्ट 70 रुपये आ रहे हैं तो ये तो ज़्यादती लगती है। जी, अच्छा, इसके अफोर्डेबिलिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं।
जिसमें आपने टैक्स की बात की, ये आती है यूजेज या टैरिफ का। यहाँ मैं आपको बताता चाहूँ कि पाकिस्तान इज़ अमंग्स द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसकी वजह यह है कि टेलीकॉम कंपनीज जो पाकिस्तान में जो 4 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं वो सब्सिडाइज़ करती हैं रेट्स, ताकि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 30-32% के करीब टैक्स चला जाता है। पहले आपको 12.5% विद होल्डिंग टैक्स लगता है, फिर 19% के करीब एक GST लगता है आपकी यूजेज के ऊपर। सो ये दुनिया में मेरे ख्याल में परहैप्स सेकंड हाईएस्ट टैक्स है इंटरनेट के ऊपर, जो कि बड़ी एक तकलीफ बात है कि अगर आप स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकें तो 30% टैक्स दे रहे हैं वो अपनी पढ़ाई के ऊपर। अगर आप इसी तरह कंपेयर करना चाहें कि अगर कोई बंदा किताब ले, कॉपी ले और उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दें तो कितना आपका खून खोलेगा। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है जितने हमारे टैक्सेस पाकिस्तान में ज़्यादा हैं यूजेज के ऊपर। लेकिन ज़्यादातर लोगों को तकलीफ यूजेज के ऊपर नहीं होती, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज़ ने इन रेट्स को बहुत सालों से सब्सिडाइज़ किया और बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग है, बड़ा एग्रेसिव कॉम्पिटिशन है इस एरिया में, और हर साल रेट्स कम ही हो रहे हैं। जो वजीरिस्तान में तो आमिर साहब है जी कंप्लीट कर लें, जी कंप्लीट कर लें। सॉरी, जो दूसरा कंपोनेंट जो है अफोर्डेबिलिटी का वो है हैंडसेट। हैंडसेट जो है वो हमें सस्ता करना पड़ा है, क्योंकि जो ओरिजिनल बैरियर होता है वो होता है कि आपका हैंडसेट या स्मार्टफोन है उसको आपने सस्ता करना, और उसके ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। बात तो आमिर साहब मैं कुछ और पूछने वाली थी कि और कौन कौन सी जगह पे डेवलप हो रहा है, लेकिन चूंकि आप हैंडसेट्स की बात कर रहे हैं तो पहले ये भी पूछ लें कि बाहर के मुल्कों में जो इंटरनेट ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी भी डील होती है इस तरह कि वो हैंडसेट्स भी इंस्टॉलमेंट्स पे प्रोवाइड करते हैं। इट वर्क्स आउट वेरी वेल। और वो वाले नहीं जो यहाँ पे बाज़ कंपनियां दे रही हैं, अच्छे वाले हम हैंडसेट दे रहे होते हैं, यू नो अच्छे हैंडसेट्स की बात कर रहे हैं, अब नाम नहीं लेंगे लेकिन आप समझ ही गए होंगे। इन द सेंस कि लोग अक्सर औकात में देखा गया कि वो हैंडसेट्स वैसे खरीदते ही नहीं है, इट्स दे गेट इट विद देयर पैकेज जो उनको मिलता है अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ। जी सो देखें, जिन ममालिक की आप बात कर रही हैं उधर इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप 2 साल उस नेटवर्क के साथ रहते हैं और आपको ये हैंडसेट जो है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिल जाता है सब्सिडाइज करके। पाकिस्तान में हमारे ज़्यादातर जो सारिफीन हैं वो प्रीपेड के ऊपर होते हैं, उनका क्रेडिट स्कोरिंग इतनी आसान नहीं होती करने के लिए, उनके रिहाइश की जो परमानेंट एड्रेसेस है वो नहीं पता होते, तो रीपोजेस करना और उनको फिर माशरे में पीनलाइज करना कि अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं करते पूरी, वो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुश्किल हैं। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, मेरी पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और मिनिस्ट्री के साथ भी बड़ी लंबी डिस्कशंस हुई हैं इस चीज़ के ऊपर, सारे लोग सपोर्टिव है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये इंस्टॉलमेंट प्लान्स पाकिस्तान में भी आएंगे। और जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ सस्ते वाले फ़ोन नहीं बल्कि बेहतर फ़ोन्स के ऊपर भी आएंगे। हमारा जो बेसिक चैलेंज है अफोर्डेबिलिटी का वो ये नहीं है कि हम सस्ते फ़ोन ला के दें, हमारी कोशिश ये होएगी कि हम स्मार्टफोन्स जो हैं वो अफोर्डेबल कर सकें। और अफोर्डेबल करने का ये मतलब ये है कि अगर हम किस्तों के ऊपर लोगों को विदाउट इंटरेस्ट हम ये चीज़ दे सकें कि कोई हमारे साथ 24 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसको हो सकता है कि आप 1000 रुपये महीने के हिसाब से एक अच्छा सा स्मार्टफोन दे सकें, बजाय ये कि वो 24,000 रुपये अपफ्रंट दे। अच्छा, पॉलिसी इंटरवेंशन की अगर बात करें तो आप लोग तो अपना काम कर रहे हैं, कितनी ज़रूरत है पॉलिसी इंटरवेंशन की? हुकूमती सतह पे भी क्या काम होना चाहिए कि हम मॉडर्न डे कनेक्टिविटी, जिस तरह दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस लेवल पे पहुंच सकें? जी पॉलिसी देखें, टेलीकॉम एक हाईली रेगुलेटेड चीज़ है जिसमें हमारी पॉलिसी इंटरवेंशंस हमें फ्यूचरिस्टिक 5 साल के मुताबिक हमें देखना चाहिए कि हम 5 साल के बाद पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ब्रॉडबैंड या इंटरनेट जिसको हम कहते हैं ये एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। जिस तरह बहुत साल पहले हम सड़कें देखते थे, स्कूल देखते थे, अस्पताल देखते थे, ये हम सारी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। आज ब्रॉडबैंड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा सोच समझ के फैसले करने पड़ते हैं कि भाई हम कहाँ जाना चाहते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि इस वक्त हम एक डिजिटल इमरजेंसी के थ्रू गुजर रहे हैं, जिस पेस से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वो पेस रिक्वायर्ड रन रेट से बहुत कम है। और जिस तरह इकोनॉमिस्ट की भी आपने एग्जांपल दी कि हम अपने रीजन में भी बहुत पीछे हैं बाकियों से, क्योंकि बाकी ममालिक ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। सो इंटरवेंशंस की ये ज़रूरी है कि देखें जी, आप स्पेक्ट्रम को रीजनेबली प्राइस करें, ज़्यादा स्पेक्ट्रम अवेलेबल करें, आप टैक्सेशन को रैशनलाइज करें ताकि अफोर्डेबिलिटी इम्पैक्ट ना हो। अगर हमने एक स्मार्ट नेशन बनना है तो हमें चाहिए कि हर शख्स को एक स्मार्टफोन दे सकें, ये गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
अच्छा आमिर साहब, आप हमारे साथ हैं, एक दो और इश्यूज भी हैं जो हम पॉइंट आउट करते हैं। अब आपको पता है कि वजीर आजम कितना टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हर उनकी स्पीच में टूरिज्म की बात होती है और बड़ा मामला खुल भी गया है। इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू एरियाज दैट दे नेवर यूज्ड टू। तो वहाँ हमने देखा है कनेक्टिविटी के बड़े इशूज़ हैं। इनफैक्ट अगर हम सर्विस प्रोवाइडर्स को डिवाइड कर लें तो कुछ इलाकों में आप नॉर्थ वगैरह में चले जाएँ तो एक नेटवर्क काम कर रहा होता है, फिर वहाँ से आप ट्रैवल करते हैं दूसरी तरफ जाते हैं तो एक कोई और नेटवर्क काम कर रहा होता है। तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट मोर इन दोस सारे दोस्त एक एक कनेक्शन आपको रखना पड़ता है। ये एक ज़रूरत बन गई है विच शुडंट बी द केस। तो इसमें आप लोग शायद अगर और इन्वेस्ट करें तो बेहतरी आ जाए। जी बिल्कुल, इस चीज़ के ऊपर काम करें और हम टूरिज़म बोर्ड्स के साथ भी काम करें। जो नए एरियाज़ बन रहे हैं उसमें ज़ाहिरी बात है जब शुरू में हम डिप्लॉय करते हैं कोई होटल या ऐसी चीज़ बिल्ड करते हैं तो साथ आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती है। जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो थोड़े से मुश्किल इसलिए होते हैं कि पहाड़ों के थ्रू फाइबर ले जाना मुश्किल होता है, सो उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन कम होती है। लेकिन ये हमारा एक फोकस एरिया है जिसके ऊपर सारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा देर आपको महरूमियत नहीं रहेगी कि एक जगह एक ऑपरेटर काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और चलें जी, थैंक यू। जास की CEO आमिर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी प्रोडक्टिव हमने बातें की। हमें अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहकर ये लगता है कि जनाब हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन होगा और हर शख्स इंटरनेट पे कनेक्टेड है, लेकिन बाकी मुल्क में ऐसी सूरत हाल नहीं है। अभी भी हम एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन बहुत पीछे हैं। और हमें भी बहुत कुछ पता चलता है व्हेन यू गाइस राइट इनटू अस एंड टेल अस। तो बहुत से ये जो सवाल थे कौन से एरियाज में कनेक्शन आते हैं और कौन से में नहीं आते, टैक्सेशन वाला सवाल भी आप ही लोगों का था। ये तो हमने खुद भी खैर एक्चुअली फील किया हुआ है। सो वी पुट योर क्वेश्चंस आउट देयर एंड होपफुली यू गॉट द आंसर। थोड़ी सी कोविड की मजीद बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन कहाँ तक पहुँची, कोविड की नौयत क्या है। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा। डॉक्टर साहब, हुकूमत की कोरोना वैक्सीनेशन के हसूल की पॉलिसी जो है वो मजमूई तौर पर मुफ्त इमदाद की उम्मीदों पर जो है उसका बुनियाद है, बेसिस ही उसका वो है। तो बज़ाहिर अब तक किसी रकम के एवज़ वैक्सीन का हसूल नहीं किया जा सका। क्या आप इस पॉलिसी से इत्तफाक करेंगे या अब तक ख़रीद लेनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर के पहले हफ्ते में लास्ट ईयर कैबिनेट ने $150 मिलियन अप्रूव किए थे लेने के लिए। तो लिहाजा ये फैसला तो अपनी जगह पे कायम है और हुकूमत ये पैसा वैक्सीन पे खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है वैक्सीन की। और हुकूमत पाकिस्तान जिन कंपनी से राब्ते में है उनकी तरफ से वैक्सीन की जल्दी दस्तयाब भी नहीं हो रही। और दूसरे ये कि जो एक आलमी इदारा सेहत और गावी और एक और अदारे ने मिलके जो कोवैक्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें कि पाकिस्तान ने लास्ट जून में अपना जो इंटरेस्ट है उसको रजिस्टर करवाया था। तो पहले वीक ऑफ मार्च में हमें वो वैक्सीन मिलनी थी, लेकिन चूंकि अब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है दूसरे मुल्कों में तो हमें अभी तक वो वैक्सीन नहीं मिल सकी। उम्मीद है कि जल्द हमें वैक्सीन मिल जाए क्योंकि वो तकरीबन 17 मिलियन डोजेज हमें मिलनी है। वो अगर वैक्सीन हमें मिल जाए तो कम से कम हम अपने जो हाई रिस्क ग्रुप है उनकी एक बड़ी तादाद को वैक्सीन लगा सकेंगे। अच्छा, आई वंडर कि हमें नहीं मिल रही और बाकी हमारे साथ जो खित्ते ममालिक हैं या तो उनके बन रही हैं या उन्हें मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, फौरी तौर पर हुकूमत ऐसा क्या करे कि किसी तरह वैक्सीन दस्तयाब हो जाएं? हम इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क हैं, एक ऐसा टाइम टेबल बन जाए कि बाकी दुनिया की तरह इस साल के आखिर तक हमारी आबादी का एटलीस्ट कुछ मेजर परसेंटेज 50, 60, 70% वैक्सीनेटेड हो। देखें जी, जो इस वक्त सूरत हाल है ये तो बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब है कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन जो है उसको वैक्सीन लग जाए। ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर 20% को भी लग जाए मैं समझता हूँ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो इस वक्त तो 1% से कम लोगों को वैक्सीन अभी तक लग सकी है और वैक्सीन चूँकि दस्तयाब भी नहीं हो रही तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि जहाँ से भी वैक्सीन मिले उसे हासिल करे
और उसको चाहे वो प्राइवेट सेक्टर अगर उसको इंपोर्ट करे तो हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर से भी खरीद लेनी चाहिए वैक्सीन और मुफ्त लोगों को अवेलेबल करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हम गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जिसके तहत हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए और फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको लगनी चाहिए। तो ये जो रिस्क ग्रुप्स हैं हमारे दोनों, इनको अगर मिला लें तो ये तकरीबन 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख के करीब लोग ये बनते हैं। और इनको अगर हम वैक्सीन लगा सकें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हुकूमत के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने होप किया है कि 20% जो है वो आबादी हमारी उसको बाय दिस ईयर लग जाए। अमेरिका का मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूँ, मतलब ये तो मैं सोच भी नहीं सकती कि 20% को लग जाए अमेरिका का। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, बाय नवंबर उनका कहना है अमेरिका के कि 70% ऑफ देयर आबादी जो है उनको वैक्सीन लग चुकी होगी, 70%। बाकी जो छोटे छोटे मुल्क हैं वहाँ तो ऑलमोस्ट पूरे मुल्कों को ही लग जाएगी। और बहुत सी बातें हम इस बारे में कर सकते हैं।